सर्किट यह ऑलरेडी स्टडीड आई सब। यस सर। बताओ फिर इसमें से लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्ट एज अ व्हाट एंड राइट हैंड साइड वाला क्या है? दिस इज आरसी, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, then here it is input. So which circuit act as a integrator, left hand side or right hand side? Second act as a integrator. कैसे ध्यान में रखोगे आप लोग? अच्छा ये बताओ, इंटीग्रेटर ये लो पास फिल्टर होता है कि हाई पास फिल्टर होता है? इंटीग्रेटर लो पास होता है कि हाई पास होता है? सर हाई पास। दोनों आंसर गलत कर दिए। यानी ये इंटीग्रेटर है, ये बताना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। और इंटीग्रेटर ये लो पास फिल्टर है, हाई जो डिफरेंशिएटर है वो हाई पास फिल्टर है, ठीक है। लेकिन कैसे समझे अपन? तो इंटीग्रेटर है ये तो आपको कैसे है आपने पढ़ा होगा ना, क्या रहता है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, हाउ इट इज गिवन। मतलब हम लोग ऑप एम्प बेस्ड तो देखेंगे ही देखेंगे, बिफोर दैट पैसिव यू हैव स्टडीड दैट यू शुड नो। देखो एक तो ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज गिवन बाय, ये मालूम होना चाहिए, या करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वो मालूम होना चाहिए। किस तरीके से आपको मालूम है ये पता करना चाहिए। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैसे दिया जाता है? एक इक्वेशन याद रखो इंटीग्रेशन के फॉर्म में, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज गिवन बाई, जो उसमें से करंट जाना है ना, ये टी लिख देने से आप इसको कंफ्यूज मत मत, इट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि ये आई या वोल्टेज फिक्स नहीं है, इट चेंजेस विद टाइम, इसलिए आई ऑफ टी, वी ऑफ टी, सो 1/c IT dt। ये जो है तो ये रिलेशन याद रखना है। दूसरा रिलेशन यानी कि अगर करंट देखना है कि कैपेसिटर में से कितना जाता है, ठीक है ना, तो ये जो रहेगा डेरिवेटिव रहेगा। ये कैसा रहेगा कि जो भी कैपेसिटर है उसके इसमें d/dt ऑफ उसका उसके अक्रॉस का कैपेसिटी, तो इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ t इट विल बी लाइक दिस वन। ये और ये सेम ही है ना, देखो आप इसको I CT बाई C किया तो ये d/dt ऑफ VCT आ जाएगा। ये dt इधर ट्रांसफर कर दो, डी आर एन दो, इंटीग्रेशन किया तो अपने आप VCT का क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ ICT अपॉन C, और C कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा। ये और ये रिलेशन सेम ही है, ये समझ में है ना। अब लो पास और हाई पास कैसे ध्यान में रखना ये एक बार बता देता हूँ। जस्ट यू थिंक ऑफ that you are giving certain signal here which may have different frequencies. Now how it behaves, actually the resistor, it does not make any change with the frequency, but capacitor it is a frequency sensitive device. How? Why? Capacitor मैंने बोल दिया frequency sensitive है, क्यों बोला मैंने बताओ। और रजिस्टर पे यानी फ्रीक्वेंसी का कोई परिणाम नहीं पड़ता। अल्टीमेटली ये आप देखोगे तो क्या है, एक रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क है। यहाँ कोई तो भी एक इंपीडेंस पकड़ के चलो, यहाँ अगर VI दिया तो यहाँ आउटपुट जो भी मिल रहा है वो क्या रहेगा, इसका प्रपोर्शन में रहेगा। यहाँ का जो भी रहेगा, सपोज ये Z है तो Z अपॉन ये जो भी रहेगा R प्लस Z इंटू ये टोटल वोल्टेज VI या VI। तो यहाँ Z की जगह मेरे यानी ये इंपीडेंस की जगह मेरा क्या है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये तो वर्ड आया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है। फिर इंडक्टर में क्या रहता है, तो उसका रिएक्टेंस क्या रहता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो कितना होता है। अगर आपके सामने ये फार्मूला रखा है तो 1/2π√LC ना, वो तो फ्रीक्वेंसी का तुम्हारा फार्मूला होगा, वो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा आपका, जब बता रहे हैं ना ये ऐसा रहता है, √LC रहेगा या कभी भी 1/2πRC रहेगा। अगर रजिस्टिव कैपेसिटर है तो ये इस तरह, ये बहुत अच्छा है, ये रिलेशन भी याद रखना चाहिए, ये भी याद रखना चाहिए, इसका तो अभी काम ही पड़ेगा ये जो बता रहा हूँ। तो याद रखना इंडक्टर और कैपेसिटर हर बार अपोजिट में बिहेव करते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखो 2πf ये एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा सी भी लिख सकते हैं, है ना, आप लोग जानते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2πfL। ये हमेशा याद रखना है, कभी गलती नहीं होगी ये समझने में कि कैपेसिटर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, सो व्हाट डज इट मेक the change? Suppose if I am increasing the frequency, suppose we are starting from zero frequency. Zero frequency मतलब क्या होता है, DC. Can you understand that कि DC has zero frequency, DC की frequency। so DC यानी आप अगर कभी भी बैटरी का वोल्टेज दिखाते तो कैसे दिखाते हैं, ये एक है तो यहाँ से बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट दिखाते हैं, तो इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, जीरो। तो फ्रीक्वेंसी इज जीरो। फॉर जीरो फ्रीक्वेंसी how this capacitor will behave, what will be its reactance, just think of this,
इफ द एफ इज जीरो व्हाट विल बी रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को बिल्कुल अपने मन में रेजिस्टेंस की तरह लेना, बाकी बोलते वक्त सिर्फ रिएक्टेंस या इंपीडेंस ऐसी टर्म वापरेंगे हम, ठीक है। उसका भी यूनिट ओम है, इसका भी यूनिट ओम है। तो कैसे बिहेव करेगा, x इज इक्वल टू 1/2πfc फॉर डीसी एफ इज जीरो व्हाट विल बी एक्सी। अरे 1/0 आ रहा है ना, एफ नीचे आ रहा है ना, तो एफ अगर जीरो है तो एक्सी क्या होगा, लिख भी दिया है मैंने, एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि एफ जीरो है ना। तो इनफाइनाइट रिएक्टेंस या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इट विल बी ओपन सर्किटेड, बराबर है ना। सो व्हेन इट विल बी ओपन सर्किटेड आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज। इसका मतलब क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी जो है वो पास कर रहा है, नहीं है डीसी दिया है तो पास कर रहा है ना। इस तरीके से सोचना, एफ इक्वल्स टू जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट मींस ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब आउटपुट इक्वल्स टू डायरेक्टली इनपुट। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते होते इसका रिएक्टेंस धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है, बढ़ना नहीं क्या बोलना चाहिए, कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एफ बढ़ रहा है तो एक्सी कम हो रहा है। तो इसके हिसाब से एक ऐसा आ सकता है वक्त जब सोचो कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है तो एक्सी क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है तो एक्सी क्या होगा, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक्सी, हाँ तो लो होगा। लो होगा मतलब ऐसे बोल सकते कि फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। जब यह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा ना। इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी नहीं पास करता, लो फ्रीक्वेंसी पास करता है, इसलिए इंटीग्रेटर एक्ट एज लो पास फिल्टर। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगा सकते हैं ना, इसी तरीके से लगाना। फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी इट विल ऑफर हाई रिएक्टेंस। हाई रिएक्टेंस मतलब सब ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। वही जब हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी तो ये शॉर्ट एक्ट करेगा, जब ये शॉर्ट एक्ट करेगा तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू इनपुट। इसका मतलब यहाँ हाई पास फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंशियल, जस्ट अपोजिट। तो ये कर सकोगे ना, आप समझ सकोगे ना ये। सो दैट आई विल स्टार्ट माई वी कैन से इंटीग्रेटर यूजिंग op-amp. Now, what may be the reason that we are going for integrator using op-amp? That question should come into your mind. So I will keep it as a question for the time being. You think over that and later on we'll answer or you will answer. Okay. Now, till now, what we have studied that in the, we can say, inverting type of amplifier, we have kept here R1, we have kept here, let's say in the inverting case, I have grounded this one. This was VO and there was a feedback. यहाँ पे रजिस्टर का फीडबैक था ना, RF इन्वर्टिंग फीडबैक में। बस ये फीडबैक रजिस्टर आई एम रिप्लेसिंग विथ कैपेसिटर। व्हेन द RF इज रिप्लेस्ड विथ कैपेसिटर इट एक्ट एज अ इंटीग्रेटर। बस सिंपली यही है। और एक याद रखना कि कुछ भी नाम किस तरीके से पड़ता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एडर, समिंग एम्पलीफायर, किस तरीके से पड़ता है, किसके ऊपर पड़ता है, जब आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का क्या करता है उसके ऊपर से नाम है, बराबर है ना। आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का क्या करता है उसके ऊपर से नाम है। मतलब इंटीग्रेटर इट इज अ सर्किट in which the output waveform is the integral of the input. If output voltage is inverted amplification of the input, inverting amplifier. Non-inverted amplification of input, non-inverting amplifier. If it is differentiating the input, it will be acting as a differentiator. Now it is giving us the integration of that, so we can call it as a integrator. So that is called integrator. Okay. Now how do we analyze? क्या लगता है आपको किस तरीके से एनालाइज करेंगे? क्या आप लोगों ने अब क्या हो गया, इन्वर्टिंग पढ़ लिया, नॉन इन्वर्टिंग पढ़ लिया, समिंग एम्पलीफायर पढ़ लिया, तो कुछ लॉजिक बताओ कि इसको मैं एनालाइज करना चाहता हूँ। इसके पहले के इक्वेशंस मैंने बता दिए। एक तो सबसे बड़ी बात क्या करेंगे हम कि नॉन इन्वर्टिंग जनरली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एंड को सपोज वोल्टेज V1 लिख दिया है, इसको V2 लिख दिया है, ये VID है, ये RIF है। बेस्ट वे है दैट विल नेम दिस लेट्स से I1 और यहाँ पे IF बोलो या कैपेसिटर में से जा रहा है तो करंट IC बोलो एंड देन विल अप्लाई द KCL। नाउ KCL एट पॉइंट V2 लेट अस से। अगर आपको डिटेल लिखना है तो यू कैन राइट I1 इज इक्वल टू IB plus IF. What is IB? Bias current. Bias current. So IB equal to 0 as RI is infinite या उस तरीके से very high. So it gives us I1 approximately equals to, मैं अब IC लिखता हूँ यहाँ पे, IF भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू, जो आपको लैंग्वेज ठीक लगती है। फीडबैक में जो है तो वही। अब I1 क्या होगा और IF क्या होगा, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है अभी, चाहे तो आप पर लिखना है, स्टेप बढ़ाना है तो आप लिख सकते हैं। ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट V2 इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू कितना होगा, V1 का वोल्टेज कितना है सर 0 है। बस हो गया, ये ग्राउंड है, ये वर्चुअल ग्राउंड है, ये V2 पॉइंट एज गुड एज शॉर्टेड है पर वर्चुअल शॉर्ट है, बराबर है ये इसके कारण हमारी एनालिसिस बहुत इजी हो जाएगी। कैसे होगी, अब हमको I1 इक्वल टू IF करना है
है ना। तो I1 क्या है, I1 इज अ वोल्टेज अक्रॉस R1, तो यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज, ऐसे ही करेंगे ना। यहाँ वोल्टेज कितना दिया हुआ है, V in, सो आई विल राइट हियर V in माइनस 0 अपॉन R1। अब देखो ये कैपेसिटर के अक्रॉस, जब भी हमने बताया था कि IC इक्वल टू कितना रहता है ना, बताया था, याद करो, कैपेसिटर के में से जाने वाला करंट कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ VC। यस यस यस। तो कभी भी याद रखना, जो कैपेसिटर की वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है ये, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दैट, डी बाई डी टी ऑफ दैट वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो। यहाँ पे अब इसी तरीके से हमको ये करना है कि यहाँ हमको देना है, देखना है कि यहाँ से जाने वाला करंट क्या होगा। तो कैपेसिटर की वैल्यू मालूम है CF, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दिस, तो वोल्टेज अक्रॉस क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज। अब आप लोग बताएंगे, मैं वैसे वैसे लिखूंगा। तो मैं यहाँ पहले लिख रहा हूँ IF की वैल्यू क्या होगी, पहले तो यहाँ इस C के हिसाब से यहाँ पे आ गया CF, आ गया यहाँ तक, ठीक है, d बाई डी टी भी ठीक है। अब यहाँ वोल्टेज बताना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, V2 माइनस V0, बराबर है ना कि नहीं। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर देखो RF रहता तो वोल्टेज अक्रॉस वैसे ही निकालते ना, V2 माइनस V0। यस सर। बस V2 क्या है, 0। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, 0 माइनस V0, यहाँ जैसे 0 आया था वैसे यह 0 है, यहाँ तक के ठीक है। ये इसलिए आपको ये स्टेप करवा रहा हूँ कि एक बार ये दिमाग में छप जाए तो आप किसी भी ऑप एम्प को एनालाइज कर सकते हैं। जस्ट व्हाट वी हैव चेंज, पहले रजिस्टर था, अब कैपेसिटर है। अगर रजिस्टर रहता तो सिर्फ IR हो जाता था, है कि नहीं, वोल्टेज इज इक्वल टू, और V इज इक्वल टू IR। फिर क्या अपन करते थे कि दिस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट निकालते, V2 माइनस V0 अपॉन RF लिखते, बस इतना ही फर्क है। तो मैं अगले स्टेप पे जाऊं, यहाँ तो सिंपली V in बाय R1 बच गया, यहाँ क्या बचा, R1 ना, यहाँ ये d बाई डी टी ऑफ माइनस VO, तो ये क्या हो जाएगा, CF dVO बाई डी टी। हमको क्या निकालना है अल्टीमेटली, हम किसके लिए अग्रसर रहते हैं, हमारे को आउटपुट वोल्टेज निकालना है। वी नीड टू फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज, बट वी नो हियर इट इज समथिंग चेंज, सो व्हाट विल डू, विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे हो जाएगा, ये V in अपॉन R1 इंटू डी टी इक्वल्स टू माइनस CF dVO। और भी एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, मैं सिर्फ dVO रखता हूँ और ये बाकी सब ट्रांसफर कर देता हूँ। तो लास्ट में मुझे dVO इक्वल्स टू, ये मैं लिख सकता हूँ क्या, पहले बताना मुझे, माइनस, क्योंकि इधर का माइनस इधर आ गया, 1 बाय R1 CF और V in dt। यहाँ तक के लगता है कि आपको कि मैंने ठीक लिखा है, यस सर। बस अब मैं क्या करूंगा, यहाँ dVO है, यहाँ dt है, तो ऐसे वक्त क्या करते हैं, dVO का इंटीग्रेशन करूंगा तो VO आ जाएगा ना, बस यही कलाकारी करना है। अब ये R1 CF बाहर क्यों निकाला इंटीग्रेशन के, क्योंकि R1 और CF कांस्टेंट है। R1 का रजिस्टर चेंज होने वाला है क्या, विथ टाइम, कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होंगी क्या, विथ टाइम, क्योंकि विथ टाइम देखना है ना हमको dt, नो सर। बराबर है ना। सो द लास्ट स्टेप विल बी dVO का इंटीग्रेशन VO हो जाएगा, ठीक है ना। और ये अपने को मिल गया R1 CF इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T V in dt, ठीक है, प्लस क्या आएगा, ऐसा एक लिखते हैं ना, क्या रहता है ये बताओ, कांस्टेंट। हाँ क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों आता है वो, कभी सोचा ही नहीं हमने, है ना। एक्चुअली ये मैथमेटिक्स में जब पढ़ते हैं ना प्लस सी, तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा, जस्ट एक वैल्यू रख के देखो कि मैं क्या करता हूँ, t इक्वल्स टू 0 लिखता हूँ, यानी इस वैल्यू को ध्यान दो, ये जो आया है इसमें t इक्वल्स टू 0 यानी क्या, 0 से स्टार्ट हो रहा है और उसी समय t इक्वल टू 0 यानी उसी समय की बात कर रहा हूँ, तो ये तो चीज 0 हो जाएगा ना, 0 टू 0 जो भी आएगा वो माइनस होके 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब VO इक्वल्स टू क्या आएगा, C आएगा ना, कब कब आएगा, एट t इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो VO एट, कल मैं जब बता रहा था ना वोल्टेज V1 ड्यू टू VA, ये एकदम वर्टिकल लाइन निकालना, स्लैंट मत निकालना, उसका स्लैंट निकालूंगा तो डिवीजन टाइप दिखेगा, ऐसा मत निकालना, एक वर्टिकल डालना है, V1 एट VA इक्वल टू 0 इस लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे यहाँ VO ये मेरे निकालते वक्त बराबर नहीं निकलता हूँ, लेकिन ये वर्टिकल है, एट t इक्वल टू 0। इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो बरा, कि इट इज C आया ना, एट टाइम t इक्वल टू 0 this integration will be reduced to 0, so ultimately this voltage will be equals to C। इसका मीनिंग क्या है आप समझने की कोशिश करो। इट इज द आउटपुट वोल्टेज एट t इक्वल्स टू 0 मींस इट इज द इनिशियल वोल्टेज व्हिच इज ऑकरिंग अक्रॉस वेयर, कहां से आएगा इनिशियल वोल्टेज, तो वो आता है कैपेसिटर में। क्यों आता है, वी नो कैपेसिटर इज, or the property of a capacitor is it can store the energy, although
we do assume that initially the capacitor is not charged, but can we it is just an assumption. We suppose ये कैपेसिटर को कोई वोल्टेज दिया हुआ है और वो उसी समय में डिस्चार्ज होने का है, और उस समय हमने अगर इनपुट दे दिए तो हमको इनपुट जस्ट स्टार्ट होने के पहले ही ये जो कैपेसिटर का अक्रॉस जो वोल्टेज स्टोर्ड था वो यहाँ आउटपुट में हमको मिलेगा। क्यों मिलेगा? जस्ट देखो, ये 0 वोल्ट पे है, ये भी 0 वोल्ट पे, मतलब ये ग्राउंड हो गया, तो ये जो कैपेसिटर का अक्रॉस का वोल्टेज है दैट विल बी अक्रॉस वीओ। वीओ इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सो इट इज नथिंग बट, जब हम इनिशियल वैल्यू की बात करते हैं ना, तो ये सी इज नथिंग बट इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सो वी कैन से दिस सी इज नथिंग बट, ये लिख भी दिया है ना, VO at t equals to 0. So it is the initial voltage which occurs across capacitor. If capacitor is charged initially, means if it is not totally discharged, समझ रहे क्या इस बात को कि नहीं? Yes sir. हाँ, मतलब कैपेसिटर के सपोज दोनों टर्मिनल हमने शॉर्ट कर दिए तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज 0 हो गया, लेकिन सपोज उसको मैंने बैटरी थोड़ी देर के लिए टच किया, तो अगर आप उस समय मल्टीमीटर को लगाएंगे ना, देयर विल बी सर्टेन वोल्टेज और वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। अब वो डिस्चार्ज होने के पहले ही हमने अगर इनपुट दे दिया, इसका मतलब पहले से कुछ वोल्टेज है कि नहीं, तो वो वोल्टेज यानी ये सी है। ओके, बहुत बार हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसको बिना समझे करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, करके मैंने ये एक्सप्लेन किया। सो दिस इज द रिजल्ट। तो कैन आई से आउटपुट, ये जरा इस रिलेशन को ऑब्जर्व करो, कैन आई से आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी इन, तो इट एक्ट एज अ इंटीग्रेटर। आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल है कि नहीं है इंटीग्रेशन ऑफ वी इन? ये देख रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, जस्ट इट इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी इन टी। दैट्स व्हाई द नेम इंटीग्रेटर। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज ये वाला I इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। ये यहाँ लगाया मैंने, ये जबकि इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। हमने क्या किया था, V2 माइनस V0 अपॉन RF। अब RF की जगह कैपेसिटर आ गया, तो कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर में से जाने वाला करंट कैसे रहेगा, तो वो ये वाला रिलेशन मालूम, ये रिलेशन लाना है, अल्टीमेटली इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लाना है, एंड वी नीड टू शो दैट VO is equal to this. So from the derived formula, we can say the output voltage is proportional to the integration of input voltage. Okay, and it is inversely proportional to this R1CF value. Okay, अगर आपको बिल्कुल प्रोपोर्शनल करना है तो R1CF इक्वल टू 1 कर देने हैं। R1CF 1 करना है, यानी कैसे कर सकते हैं हम, कैपेसिटर की वैल्यू अगर 1 माइक्रोफेराड लिया है तो R1 की वैल्यू 1 मेगा ले लो, 1 मेगा इंटू 1 माइक्रो हो जाएगा ना 1। Yes sir. ओके, so we can make output voltage for R1CF equal to 1, we can make VO equals to, ये माइनस तो रहेगा ही, 0 to t V dt। तो बताओ इंटीग्रेशन में साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन का क्या आएगा, स्क्वायर का क्या आएगा, क्या दिखा है इसमें, क्या दिखा है इसमें, इनपुट इज अ स्क्वायर वेवफॉर्म। ये भी थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए करके मैं बता रहा हूँ। अब हमको मालूम है कि VO इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन R1CF इंटीग्रेशन ऑफ V इन dt, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट है लेकिन निगेटिव साइन है। ओके, अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, ये इनपुट है, यहाँ सपोज ये 0 है, ठीक, और यहाँ इंटीग्रेशन भी कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी ये जो है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कोई तो भी कांस्टेंट वैल्यू है ना। Yes sir. कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है, K का इंटीग्रेशन क्या होता है, या 1 I think. या 5t का 5dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt रहेगा, 5 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, अच्छा ऐसे पूछता हूँ मैं आपको x की लैंग्वेज में जल्दी समझ में आता है ना, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ। 2x. गुड गुड गुड, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1। यस यस यस, अच्छा चलो, kx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, k इज कांस्टेंट, सॉरी डिफरेंशिएशन kx का, k इज कांस्टेंट, e बाय x स्क्वायर बाय 2, नहीं डेरिवेटिव kx का, k इज कांस्टेंट, k कांस्टेंट है तो क्या आएगा, k ही आ जाएगा, k जैसे के वैसे बाहर आएगा, और dx बाय dx यानी x का डेरिवेटिव इज 1, तो k ही आ जाएगा। इसका मतलब x का डेरिवेटिव 1 और x के साथ अगर कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट है तो यहाँ आ जाएगा k, बराबर है ना। अब देखो, अब मैं पूछ रहा हूँ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसके अपोजिट जाते हैं अपन, ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा ना। अगर ये d बाई डी एक्स है, अब ये d बाई डी टी रहता है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, t, यानी टाइम वाला आ जाता है। अगर k का इंटीग्रेशन निकालना है तो kt आ जाता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट में है वो आ जाएगा। तो 5u का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 5u t आ जाएगा। बस यही तो मैं लिख रहा था यहाँ पे, kt। याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये t करना, फिर इसके आगे कांस्टेंट जो लगा है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है
और थोड़ा एक और याद रखना, डेरिवेटिव में इसका जो, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलेंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे 2 है तो वो रिड्यूस होता है ना, एक 2 है तो 1 हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा, पावर एक कम होता है ना, और इंटीग्रेशन में बढ़ता है। तो ये dt में कोई पावर नहीं था तो एक पावर आ गया, यानी टी टू पावर 1 आ गया, बराबर है। एक्चुअल में याद रखना कि कांस्टेंट का, अब कांस्टेंट का ये जो है ना, तो टी कैसा दिखता है, ये टी कैसे दिखता है, टी अगर आप टी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको मैं बना रहा हूँ, ये टी का फंक्शन है। टी को बनाना है तो टी इक्वल टू 1 रखा तो आउटपुट इज इक्वल टू 1 ही आएगा ना यहाँ पे। अगर ये टी के लिए बना रहा हो, 2 लिखा तो 2 ही आएगा, 3 लिखा तो 3 आएगा, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन आएंगी ना। ये बराबर है क्या टी का, मैंने जो बनाया 5t का नहीं बनाया, टी का बनाया। एक्स को प्लॉट करना है तो सिंपली ये 45 डिग्री से जाना वाला ऐसा दिखेगा। अगर ये y इज इक्वल टू एक्स लिखे तो ये y है, ये x है। जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएंगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएंगी, और प्लॉट करो आप, सेम प्लॉट 45 डिग्री पे जाएगा। ये भी t का ऐसे जाएगा। अब 5 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, उसमें क्या है कि 5t रहा रहता तो कैसे दिखता कि 1 पर वो 5 आएगा, 2 पर वो 10 आएगा, ऐसे जाएगा, और क्या है, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे हमारे इंटीग्रेशन में ये माइनस है ना, माइनस, तो t की जगह माइनस टी आएगा, इतना ही समझना है। इसीलिए ये लाइन ऐसे स्ट्रेट न जाते हुए कैसे जाएगा, नीचे जाएगा, स्लोप इसका माइनस आएगा, ये याद रखना, ये स्लोप माइनस आएगा। अब यहाँ ये नीचे जा रहा है ना, ये इसको हम इम्पल्स बोलते हैं, मैथमेटिकली इसको इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स का इंटीग्रेशन जो है वो सेम रहता है, लेकिन क्या बोलते हैं, व्हाट आई मीन टू से कि डेरिवेटिव ऑफ इम्पल्स भी वही होता है, तो यही रुक जाएगा। लेकिन इसमें टाइम डिफरेंस कितना है, कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं, इसी टाइम पे वो हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है। अब ये कांस्टेंट क्या है, यहाँ पॉजिटिव कांस्टेंट था, ये निगेटिव कांस्टेंट है, तो निगेटिव कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीग्रेशन, क्या टी, तो ये अब पॉजिटिवली स्लोप जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ रुकेगा, फिर से पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा, और इस तरीके से चलते जाएगा। ये समझ में आया कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन टी आता है, ये समझने में आना चाहिए, ये समझिए, डेरिवेटिव के हिसाब से इंटीग्रेशन को अपने आप को समझ में आना चाहिए। इज इट ओके? यस सर। ये जो है, ये यहाँ जो दिखाया है ना, उसी को मैं यहाँ समझाने की कोशिश, एक साइन का कैसे कॉस आता है, किस टाइप से दिखता है ना, वो आप बुक में देखना गायकवाड़ के, और उसको समझने की कोशिश करना, और अगर वो नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना, पूछोगे तो ही बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। साइन का किस तरीके से वो वैसा क्यों दिख रहा है। तो चलो, दिस इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेटर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है। इस फंक्शन को याद रखो, what is the output voltage across the integrator, that it is giving us the value vo equals to minus 1 upon r1 cf vn dt, ठीक है ना। now there is one problem, what happens when we are giving a dc frequency, dc यानी कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है, 0 फ्रीक्वेंसी रहती है। now how for 0 frequency this capacitor will behave, ये जो इंटीग्रेटर का डायग्राम है इसमें कैसे दिखेगा, वो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा डीसी के लिए, क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है भाई, अभी तो बताया था इसके पहले। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। फ्रीक्वेंसी को, नो सर, इनवर्सली। हाँ, एक्सी क्या होता है, 1/2πfc। तो फॉर लो फ्रीक्वेंसी और डीसी, फॉर डीसी व्हेन एफ इज 0 व्हाट विल बी एक्सी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मींस व्हाट, ओपन सर्किट। इसको जस्ट इन्वर्टिंग सर्किट समझो, और ये रिएक्टेंस दे रहा है, कौन सा रिएक्टेंस, XCF। इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्टिंग में अगर मैंने एक बार रजिस्टर लगा दिया तो उसका गेन कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ गेन कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा गेन कांस्टेंट, गेन इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ रिएक्टेंस है ना, यहाँ रिएक्टेंस है कि नहीं, कैपेसिटर है ना, तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस इस तरीके से होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होगा। अब फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी, दैट टू डीसी के लिए, इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट, और जब ओपन सर्किट हो जाता है तो हमको मालूम है ओपन सर्किट का गेन बहुत ज्यादा हेवी होता है, हाई होता है। आइडियली क्या होता है ये, इनफाइनाइट गेन। इनफाइनाइट गेन मींस आउटपुट विल बी सैचुरेटेड, या आउटपुट सैचुरेट हो जाएगा। व्हाई इट विल बी सैचुरेटेड, बिकॉज ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। यहाँ पे जो भी थोड़ा सा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है वो डीसी होता है, उसके
थोड़ा से भी वोल्टेज देने से या आउटपुट वोल्टेज या आइदर प्लस या माइनस Vset पर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगा। इट इज नॉट अ क्लोज लूप वन नाउ। सो फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी दैट इज द प्रॉब्लम। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। और जब इनपुट वोल्टेज अगर 0 रहता है तब ये विशेषता। तो मैं ये पॉइंट को यहाँ लिख दूं क्या? व्हेन Vin इक्वल्स टू 0 वोल्ट, ठीक है, दिस इंटीग्रेटर एक्ट्स एज ओपन लूप। क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ भी 0 है। अब यहाँ कोई भी इनपुट वोल्टेज नहीं है, लेकिन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज विच इज लाइक अ डीसी फेनोमेना। डीसी को कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है हमने यहाँ पढ़ चुके, ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट हो गया तो हो गया, ओपन लूप हो गया। So we can say open loop. This is because open loop. This is because ये गायकवाड़ के स्टाइल में बता रहा हूँ कि CF acts as open circuit। क्यों? क्योंकि XCF equals to infinite। ये तो पक्का हो गया। किसको होगा? To the input offset voltage, क्योंकि वो DC फेनोमेना है। ऑफसेट वोल्टेज जो कि रहता ही रहता है, तो इसके कारण आउटपुट वोल्टेज में हमको एरर वोल्टेज मिलेगा, जो कि हमको डिजायर्ड नहीं है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द आउटपुट वोल्टेज शुड बी 0 व्हेन इनपुट वोल्टेज इज 0, बट ड्यू टू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज दिस कैपेसिटर विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट एंड देयरबाय द आउटपुट वोल्टेज विल बी either there will be certain error voltage or it will be saturated, whatever it may be, but it is erroneous result. Now what is the remedy for that? It is that there is a remedy for that is कि एक कैपेसिटर एक रजिस्टर इसको बोलते हैं CF के अक्रॉस लगाना पड़ता है। तो इसको हम बोलेंगे प्रैक्टिकल सर्किट। सो प्रैक्टिकल सर्किट बना रहे यहाँ पे, और उससे फर्क क्या पड़ता है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक सर्किट था जिसके पहले जो पढ़े। यहाँ पे एज यूजुअल R1, यहाँ पे एज यूजुअल कैपेसिटर, ये VO। कभी कभी RL दिखाना है तो दिखा लो। बस यहाँ पे हम क्या फर्क किए अभी बताओ, क्या फर्क किया पहले से और इसमें क्या फर्क सर है? दो रेजिस्टर, एक रेजिस्टर भी है। R1 तो पहले भी था, R1 तो पहले भी था, अभी क्या फर्क हुआ? फीडबैक रेजिस्टर के जगह कैपेसिटर है। हाँ, फीडबैक कैपेसिटर के अक्रॉस एक रजिस्टर हमने ऐड कर दिया। कैसे एडवांटेज, इसका फायदा क्या होगा जरा देखते अभी देखते। अब बताओ, अगर अब ये इसको प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर बोलेंगे, पहले वाले को बेसिक इंटीग्रेटर। एक्चुअल में जब हम यूज करना है तो इस तरीके से यूज करना। अब अगर इनपुट वोल्टेज 0 है, Vin इक्वल्स टू 0 है, मतलब नो इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड, तो सर्टेन ऑफसेट वोल्टेज रहेगा, जिसके कारण ये कैपेसिटर विल बी ओपन सर्किटेड, बराबर है। लेकिन जैसे कैपेसिटर ओपन होगा फिर भी यहाँ रजिस्टर RF है कि नहीं है ना, तो उस समय ये गेन क्या देगा? ये जस्ट इट विल एक्ट एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इट विल एक्ट एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तब गेन कितना रहता है? Vin इज 0, और फॉर DC क्या होगा बताओ? F इज 0, XCF इनफाइनाइट, मतलब ओपन सर्किट, बट देयर इज रजिस्टर RF विच इज शॉर्टिंग दिस CF ओपन हो रहा है, लेकिन RF ने उसको ओपन लूप नहीं होने दिया, तो अभी भी वो क्लोज लूप है। क्लोज लूप है तो क्लोज लूप का गेन क्या होता है बताओ? यस सर। So can we say that if I am increasing the frequency for lower frequency, the reactance will be very, very high. Means it will act as an open circuit. So till that time, AF will be equals to minus RF upon R1 for certain time. So as if the gain is constant minus RF upon R1. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक समय आएगा कि ये CF का XCF जो है वो कम होगा। जैसे ये कम होगा तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम होगा। जब भी लो रेजिस्टेंस एक कोई रेजिस्टेंस के पैरेलल में आता है तो लोअर हो जाता है इफेक्ट, तो इसका मतलब गेन रिड्यूस होगा। इसका मतलब अगर इसका मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट करूं तो कैसे दिखेगा? कैन यू सी इट, है ना? मैं जो आपने अपना जो बनाया है ना, जो पहले का ऊपर का डायग्राम, उसी का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस यहाँ बना रहा हूँ। ये समझाने के हिसाब से एकदम से आपको ये कैसे आ रहा है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रेडीमेड दे दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है? इट्स ए गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। और आपको बताया था कि मैंने सेमिलॉग ग्राफ पेपर पे हम लोग बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है, क्योंकि हमको कहाँ से कहाँ तक ले जाना रहता है, हमको 0 से मेगाहर्ट्ज तक ले जाना है। तो मैं एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सपोज कोई F फ्रीक्वेंसी है तो ये उसका 10 टाइम्स F है, ये उसका 100 टाइम्स F है, ये 1K टाइम्स F है, ऐसे समझ के चलो। F मतलब मेगा, हाँ, रिलेटिवली। तो इसका अगर आप पहले वाले सर्किट में देखेंगे, पहले वाले बेसिक इंटीग्रेटर, तो कैसे आता था? हमारा गेन कितना रहता था पहले इसमें?
पहले केस में क्या होता था हमारा कि डीसी फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी एफ इज 0, तो एक्ससी क्या हो जाता था, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट गेन है मतलब बहुत हाई गेन रहता है ना, इनफाइनाइट मींस ओपन लूप मींस इनफाइनाइट गेन, बहुत ज्यादा गेन। वो कितना रहता है, हम लोगों ने देखा था कि 2 इंटू 10⁵ ऑप एम्प के लिए, या डेसिबल में रफली अगर उसको मैं बोलूंगा तो मैं उसको एक रिलेटिवली बना रहा हूँ 100 डेसिबल। ये कब है, जब फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब रिलेटिवली। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, तो उसका रिएक्टेंस कम कम होगा, तो गेन कम कम होगा। तो ये मैं सिर्फ यहाँ तक के लिए बना रहा हूँ 10⁵ तक के लिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ये बाद में बुक रेफर कर लेना है, कितना है 100 डेसिबल से ये धीरे धीरे कम हो रहा है। और जब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में शॉर्ट हो जाता है तो गेन रिड्यूस ही हो जाता है, ठीक है, कितना आ जाता है 0 dB। तो मैं जानबूझ के यहाँ पे अलग अलग बनाता हूँ, ये 80, 60, 40 और ये 20, ये काय में है, डेसिबल में। ये है, ये कौन से इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट है, बेसिक इंटीग्रेटर रिस्पॉन्स। क्या रहेगा गेन, क्या रहेगा, एक बात बताता हूँ। गेन रहेगा हमारा रहता था -RF/R1, यहाँ RF की जगह क्या आ जाएगा, -XCF/R1। अब ये XCF जो है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये हाई रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए लो रहता है। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए इनफाइनाइट, तो ये डेसिबल पूरा 100 डेसिबल है। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ये डिक्रीज होना शुरू करता है। यस सर। इसका प्रॉब्लम क्या देखे हमने कि एकदम से गेन बहुत ज्यादा रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रजिस्टर डाल रही है वाला। ये रजिस्टर डालने से क्या होगा कि लोअर फ्रीक्वेंसी में हमारा ये जो गेन है ये -R2/R1 यानी -RF/R1 ये करीब करीब कांस्टेंट ही रहता है, देखिए आपने। तो यहाँ पे रिलेटिवली ये 40 डेसिबल रहता है, ये कांस्टेंट ही रहेगा। और जब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू होता है तो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ये 10⁵ पे दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे हम, 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ कितना गेन आ रहा है बताओ तो, यहाँ गेन कितना आ रहा है, ये जो कांस्टेंट है वो अभी हमने देखा था कितना आया था, RF/R1, जो कि dB में निकाल रहे हैं, बस इतना याद रखना है, dB में निकाल रहे हैं। यहाँ पे कितना रहेगा गेन, ये लोअर 3 dB से कम हो जाएगा, RF/R1 इन dB -3 dB। इसी को तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोले क्या, कि जब ये इतने 3 dB से कम यानी 37 पे आ जाए, ये 37 है, ये 37, ये जो पॉइंट है 37, इसको बोलेंगे, ये कौन सा रिस्पॉन्स है, ग्रीन वाला, एक्चुअल रिस्पॉन्स ऑफ प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर। प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर, प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर क्या होता है, प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर क्या होता है, जब हम एक रजिस्टर उस कैपेसिटर के अक्रॉस लगाते हैं। वो इज इट क्लियर टू यू, कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से पूछे, मैं फिर से बताता हूँ लगे। इसका एक ही मतलब है कि अगर हमने कैपेसिटर के अक्रॉस रजिस्टर नहीं लगाया तो लोअर फ्रीक्वेंसी में इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होगा तो हमको मालूम है ओपन लूप गेन बहुत हाई होता है, देन इस कैपेसिटर के कारण इट कैन नॉट बी यूज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस टू यूज इट वी नीड टू connect a RF across that one, so that for a lower frequency the gain will be constant, that is -RF/R1, and when it increases by certain frequency, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ आ रहा था ना, ये जो कट ऑफ आ रहा है यस की फ्रीक्वेंसी ये है। मैं आपको यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ, अपन ने जो वैल्यूज दी है उसके हिसाब से, दैट दिस FB, इसको FB नाम दे दिया, इज इक्वल टू 1/2 पाई R1 जो कि इनपुट साइड में है, और ये डिपेंड करता है CF पे। इट इज कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये, FB is the frequency at which the gain is, at which the gain is unity gain, at which the gain is 0 dB। अभी मैंने यूनिटी गेन बोला और 0 dB बोला, ऐसा कैसे हो गया, यूनिटी गेन यानी 0 dB हो जाता है क्या, यूनिटी का 1 का अगर लॉग निकाले तो कितना आता है, 1 का लॉग निकाले तो कितना आता है 0, 10⁻ कितना यानी 1, 10⁻0 यानी 1। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो वैल्यू है, ठीक है। यानी अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में FB कौन सा रहेगा, इसको नाम दे दिया 10⁻3 दिखा है ना, इसको नाम दे दिया FA। तो FA फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एम आई ऑडिबल, यस सर, यस सर, यस सर। कितनी देर नेटवर्क गया था, 2-3 मिनट, यस सर। ठीक है, अभी भी जरा ये नेटवर्क कमजोर रहेगा लेकिन। सो दिस FA इज गेन लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, ओके। अब यहाँ एक टर्म आता है रोल ऑफ रेट, ये जानबूझ के ऐसे टर्म्स बता रहा हूँ जो फिल्टर में भी डिपेंड करता है, रोल ऑफ रेट। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में आपने देखा होगा
ये कुछ देर कांस्टेंट रहने के बाद ये गेन डिक्रीज हो रहा है। तो ये किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, इसको रोल ऑफ रेट बोलते हैं। रोल हो रहा है, ये रोल ऑफ कितने रेट से हो रहा है, तो इट विल बी 20 डेसिबल पर डिकेड, ऐसी लैंग्वेज है। मतलब एक डिकेड की फ्रीक्वेंसी में, मतलब एक 10 टाइम्स फ्रीक्वेंसी के चेंज में, यहाँ दिख रहा है आपको -20 डेसिबल लिखा है, क्योंकि नीचे जा रहा है तो माइनस, ऊपर जा रहा है तो प्लस, रोल ऑफ रेट। ऐसा एक टर्म आएगा रोल ऑफ, दैट यू शुड, इसका रोल ऑफ रेट कितना है, तो -20 decibel per decade. So these are the terms associated with this. There is certain condition to act it as a you can say integrator या कुछ इस टाइप से, यानी लो पास फिल्टर। तो वो कंडीशन क्या है, ये तो पक्का है कि FA शुड बी लेस देन FB। आपके रिस्पांस में ही दिख रहा है FA पहले आता है, FB नीचे आता है। तो नॉर्मली FA की वैल्यू क्या करते हैं, FB/10 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। अल्टीमेटली RF इक्वल्स टू 10R1 ले लेंगे, तो अपने आप ये कम हो जाएगा। अब एक कंडीशन याद रखना कि जो भी सिग्नल आप ले रहे हैं उसका जो टाइम पीरियड है, दैट शुड बी, ये जो टी है ऑफ सिग्नल, इट शुड बी ग्रेटर देन RF/CF। ये कंडीशन याद रखना है, टी शुड बी ग्रेटर देन RF/CF, विच गिव्स अस, अगर वैल्यू रखे तो RF/CF कहाँ से आएगी वैल्यू, 1/2 पाई FA। मतलब आपको जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रखना है, रोल ऑफ रेट रखना है, उसके हिसाब से ये RF/CF और सिग्नल कौन सा वाला इंटीग्रेटर बेटर होगा, जिसका टाइम पीरियड थोड़ा बहुत इससे ज्यादा रहेगा RF/CF से। सो आई सपोज दिस इज इनफ फॉर द टाइम बीइंग। थोड़ा सा थ्योरेटिकल थोड़ा पढ़ लेना और इसको कोरिलेट करना, और नेक्स्ट लेक्चर में अगर इसमें का कुछ नहीं समझ में आया तो आप बिना झिझक के कुछ भी चीज पूछ लेना, ठीक है। आई कैन रिपीट इवन। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को समझने की कोशिश करो। अब इसके बाद क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएटर। अगर जो अभी फीडबैक में कैपेसिटर लगा है वो R1 की जगह आ जाए और फीडबैक में रेजिस्टेंस हो जाए, तो ये डिफरेंशिएटर।